आपका बच्चा नाकाम हो रहा है, उसकी ज़िंदगी, उसकी शख्सियत वो सबसे कीमती है। टीचर को रिस्पेक्ट भी मिलना बंद होगी। बच्चा समझता है मैं फ़ी दे रहा हूँ, मैंने तो खरीद लिया। अगर एक मिस्त्री मजदूर भी विजन बनाए ना तो ठेकेदार बन जाते हैं। शामत करने का कल्चर है, ताकतवर को देख के डर जाना, माड़े को मजलूम को देख के उसके ऊपर चढ़ जाना, ये बड़ा कॉमन कल्चर है जी। कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर सुबह अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ता है और खुद जाके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है। और मेरे पास ढेरों वालिदैन रब्ता करते हैं, वो अपनी काउंसलिंग के लिए करते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग हुई, वो साहब बदतमीजी करने लग पड़े। उन्हीं साहब ने कोर्ट में केसेस भी चलाए हुए हैं। पहले और वाहिद मोटिवेशनल स्पीकर बने जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हासिल की। जो बंदा अंदर से खोखला होता है ना, उसको डर लगता है छोटे बंदे को मिलते हुए। जिस सोसाइटी में इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ जाती है, वो सोसाइटी करप्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस नशिस्त के अंदर जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं कुछ इस तरह से करवाना चाहूँगा कि उस्तादों की इज़्ज़त जब कम होने लगी तो ये मैदान में आए। एक टाइम था, आज से कोई 20 साल पहले, उस्ताद को और वालिदैन को एक दर्जा दिया जाता था, रूहानी बाप समझा जाता था, रूहानी माँ समझा जाता था। लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ें थोड़ी सी कम होने लगी। कासिम अली शाह साहब की बात कर रहा हूँ जनाब। इन्होंने मैदान के अंदर कदम उतारे और उस्तादों को वो इज़्ज़त दिलवाई जो मिलनी चाहिए थी। मैं इनसे आज बातचीत करूंगा और एक बड़ी ही डिफरेंट तरह की इनसे आज एक डिस्कशन होगी, जिसमें पेरेंटिंग के बारे में भी इनसे बात करेंगे। इनसे थोड़ी सी उस्ताद की जो इज़्ज़त इन्होंने बहाल करने की कोशिश की उस पर बात करेंगे और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बड़ा सर आपको देख के ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि और दिल से ये दुआ निकलती है कि जो एक टीचर को इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, काश मेरे इस मुल्क के अंदर हर टीचर को यही मुकाम और यही इज़्ज़त मिले। बड़ी मोहब्बत आपकी थी मुनीर भाई, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, मैं थोड़ा सा आज अपनी पॉडकास्ट को रवायती अंदाज से हट के करूंगा क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नेट पे पड़ी हुई है, तो मैं आपसे को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहूँगा। बस इनिशियली 1-2 मिनट हम लेंगे इस पर कि आपकी इनिशियल लाइफ कहाँ पे पैदा हुए, एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई। मैं पैदा गुजरात में हुआ और सेटल हम लोग लाहौर हो चुके थे। इब्तदाई तालीम मेरी सारी लाहौर की है। सही। बचपन मेरा लाहौर गुलशन रावी में गुजरा। अब मैं मॉल टाउन में रहता हूँ। सही। सर गुलशन रावी की यादें जो हैं अभी भी साथ हैं या छूट गई हैं वो? नहीं, वो तो मेरी ज़िंदगी की 4 दहाइयाँ वहाँ गुजरी हैं। क्या बात है। और मेरी स्कूल एजुकेशन वहाँ उस टाउन में एक स्कूल से रही। मेरे बचपन के दिन सारे गुलशन रावी की गलियों में गुजरे। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, गुलशन रावी में पढ़ाना शुरू किया। गुलशन रावी मेरी पहचान है, हर दूसरे घर का बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है। क्या बात है। और मैं जब भी कभी गुलशन रावी जाता हूँ तो खुशी की इंतहा नहीं होती। हर दूसरी गली में कहीं ना कहीं को खड़ा शख्स जो है वो सलाम करता है। सर ये बताइएगा कि पढ़े भी गवर्नमेंट स्कूल से हुए, वो टाटो वाले स्कूल का? नहीं, मेरा स्कूल प्राइवेट था। 5th तक एक स्कूल था, फिर ऑनवर्ड जो है वो एक और स्कूल था। ये प्राइवेट स्कूल था। सही। लेकिन जो म्यार होता है स्कूल्स का वो वही था। ठीक है। स्कूल की दोस्तों की यादें हैं। मैं शाय था, बहुत शर्मीला बच्चा था। अच्छा। और ये जो कम्युनिकेशन है, पढ़ाना है, टीचिंग कोचिंग है, ये वक्त के साथ पॉलिश हुई है। सही। मुझे लगता है कि एक्सट्रोवर्जन थी लेकिन वो एक्सपोज नहीं हुई थी। वो वक्त के साथ साथ फिर वो सामने आई है। इब्तदा का सारा मैं दौर देखूं तो जो मुझे यादें हैं उसमें एम्पैथी की बहुत सी यादें हैं। मेरे अंदर हमदर्दी बहुत ज़्यादा थी। सही। एक चूंटी और एक कीड़े के लिए भी हमदर्दी थी। अम्मी से बहुत ज़्यादा शुरू से मैं अटैच था और उनकी केयर भी बहुत ज़्यादा थी। दोनों की शख्सियत का असर मुझ पर आया, वालिद साहब का भी और वालदा का भी। क्या बात। मेहनत करना, रिश्ते निभाना, जिम्मेदारियों को कबूल करना, अनथक मेहनत करना, ये वाले साहब में मैंने देखा। सही। और कोशिश की कि उनके नक्शे कदम को फॉलो कर। जी नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह। वालदा मोहतरमा में मैंने एहसास देखा, कुर्बानी देने का जज्बा देखा, सेल्फलेस एफर्ट करने का जज्बा देखा। वेरी नाइस। और सबसे बढ़ के दूसरों के काम आना, ये एक गैर मामूली बात मैंने अम्मा में देखा। तो वो भी कोशिश की कि मैं बड़ा बच्चा था तो वालिद साहब का भी एक अक्स या झलक कह लीजिए, मेरे अब छोटे बहन भाई वो महसूस करते हैं कि जी ये वाकई ये वाली खूबी जो है भाई में ये अब्बा जी से आई है और ये जो खूबी है ये अम्मा से आई। तो सर पढ़ाना किस एज में आपने शुरू किया? उस वक्त आप खुद स्टूडेंट लाइफ से निकल चुके थे या स्टूडेंट लाइफ में शुरू कर दिया था? मैंने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है। 2 वजूहात थी इसकी। एक तो इंस्पिरेशन ही उस्ताद थे मेरे। सही। ये मुनीर भाई मेरी बड़ी गुड लक रही। मैं अल्लाह का बड़ा ही एहसान समझता हूँ, अल्लाह की बड़ी अनायत समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें
जो इंस्पिरेशंस दी वो ऐसे लोगों की दी जो टीचर थे। बिल्कुल सही। वो टीचर्स जिनसे मैं एकेडमी में पढ़ा, उनसे उन्हें देख के, उन्हें पढ़ाता देख के बड़ा मुतासिर होता था। तारिक सीमाब साहब जब उर्दू पढ़ा रहे होते थे, स्पेल माउंट, ऐसे लगता था परिंदे बैठ गए हैं, सारे सुन्न हो गए हैं। और इकबाल के जो सारे जो पोइट्री का सेक्शन था, मैंने उनसे पढ़ा, इकबाल पढ़ा, उर्दू पढ़ी। क्या अदायगी, क्या अंदाज़, क्या उनका एक बातचीत करने का अंदाज़, और फिर सबसे बढ़ के क्या एक उसको फिलोसफिकल वे में बयान करना। तो मेरी एक विश होती थी कि यार ऐसा बन जाऊँ मैं। सही। केमिस्ट्री मैंने काशिफ रशीद साहब से पढ़ी, आज भी मेरा उनसे रब्ता है, काहे बकाहे मुलाकातें भी रहती हैं। वर्ल्ड टीचर डे पे मैंने अपने टीचर्स पे टीवी प्रोग्राम किया। क्या बात है। मैंने समझा इससे अच्छी ट्रिब्यूट क्या हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। कि मेरे वो टीचर जो गुमनाम है, ज़िंदगी में कहीं भी मौजूद है, उनका नाम ले लेके, उनकी तस्वीरें लगा के मैंने टीवी प्रोग्राम किया, और फिर वो वीडियो क्लिप्स बड़े वायरल हुए कि ये एक नए अंदाज की ट्रिब्यूट थी बिल्कुल टीचर्स को मैंने दी। फिज़िक्स मैंने नवीद मजीद साहब से पढ़ी, FSC की, उससे पहले अहमद साहब से भी पढ़ी। और इंग्लिश मैंने पढ़ी मेरे बड़े मोहतरम उस्ताद अमजद अमान साहब से। उर्दू अल्लाह गरीक रहमत करे मैंने शबीर हसन साहब से पढ़ी, बहुत कमाल के उस्ताद थे। तो टीचर को देख के ना, आप देखें वो रूमी की किताब में, मस्तनवी में वो कहानी है कि शेर का बच्चा वो कहीं गुम हो गया और भेड़ों के झुंड में, लश्कर में चला गया, और उन्हीं के साथ पलने बढ़ने लग पड़ा। तो वो भूल गया कि मैंने दहाड़ना है, भूल गया कि मैंने शिकार करना है, भूल गया कि मैं असल में शेर हूँ। तो एक दिन उसने शेरों को देखा, तो जब देखा तो उसके अंदर का शेर जागा। मेरा ये ख्याल है कि जो अपने बनना होता है, उस तरह की इंस्पिरेशंस आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, और आप वहाँ से एनर्जी मिलने लग पड़ती है, यार ये वैसा है, बिल्कुल, और ऐसा मैंने बनना है। या आप उनको बहुत ऊपर देखते हैं, आप कहते हैं यार ये उस लेवल पे है जहाँ पर पहुँचना एक काम है। बिल्कुल। वो कहा भी जाता है ना कि आप अपनी सराउंडिंग जो है ना लाइक माइंडेड लोगों से करें, जैसा बनना चाहते हैं लाइक माइंडेड लोग होंगे, मॉडल्स तो आप इंस्पिरेशंस हों। ये बड़ी गुड लक होती है कि किसी को रोल मॉडल्स और इंस्पिरेशंस मिल जाए। मैंने नाकाम लोगों में जो एक मुश्तरक सिमिलर खामी देखी है, वो ये देखी है कि उनको कोई भी मुतासिर नहीं कर सकता। और उसकी वजह ये नहीं होता कि कोई मुतासिर नहीं कर सकता, उनकी ईगो इतनी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे। उस ईगो की वजह से वो लर्निंग छोड़ देते हैं, वो स्टक हो जाते हैं। मैं तो रोज़ सीखता रहता हूँ, मैं अपने जूनियर से सीखता हूँ, दोस्तों से सीखता हूँ, सीनियर से सीखता हूँ। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि मैं सीखता रहूँ। सीखते सीखते मैं अपने बेटे से बड़ा कुछ पूछता हूँ, ICS कर रहा है, FC कॉलेज में पढ़ रहा है, मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये चीज़ क्या है, उसके मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ किसी चीज़ के बारे में। काम करने से पहले उसे मशवरे का मैं उसमें शामिल करता हूँ, मशावरत में। इससे शायद मेरे ख्याल में दो चीज़ें आती हैं, एक तो बच्चे में कॉन्फिडेंस पहले दिन से शुरू हो जाता है, और दूसरा ये कि आपको भी नई चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हम देखें अपने दौर के हिसाब से चल रहे हैं, बच्चा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ChatGPT कर रहा है, AI को देख रहा है। अब हमने अगर उस चीज़ को लर्न करना शुरू किया, टाइम लगेगा। बच्चा जब हमें सिखाएगा तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और हमें भी खुद को अच्छा फील होगा कि यार चले मैं भी कुछ नया लर्न कर रहा हूँ। सर ऐसा क्या हुआ, एक दौर था आज से 20 साल पहले, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि टीचर को, मतलब मुझे अभी भी याद है सर, मैं 6ठी क्लास में था, मेरे वाल साहब USA से एक घड़ी लेके आए, मैं एक दो दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, उस वक्त कैलकुलेटर वाली घड़ियाँ चलती थी। तो घड़ी, अब कलाई छोटी सी थी, घड़ी उल्टी हो गई ना, इस साइड पे उसका डायल आ गया। पाक स्टडी के टीचर ने छड़ी मारी तो हाथ पीछे की और सीधी जाके घड़ी की स्क्रीन पे लगी। $125 की घड़ी पहले दिन पहन के गया, टूट गई। सही। यकीन करें कि जुबान से उफ तक नहीं निकले, ऐसे ही आंखों से आंसू जारी, लेकिन उफ तक नहीं निकले। लेकिन आज क्या हो गया ऐसा कि टीचर का वो मुकाम भी खो गया, टीचर को रिस्पेक्ट भी मिलना बंद होगी। बच्चा समझते ही मैं फ़ी दे रहा हूँ, मैंने तो ख़रीद लिया, और टीचर भी कमर्शियल हो गए। तो ऐसा हुआ क्या सर, क्यों हम पीछे चले गए? दो काम हुए। एक तो उस्ताद ने अपना मुकाम खुद खोया। बिल्कुल। मुझे जब भी कोई टीचर आगे कहता है मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि इसमें आपकी अपनी कमज़ोरी है। सही। आप ऐसे नहीं है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आप ऐसे नहीं है कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आप ऐसे नहीं है कि लोग आपको फॉलो करें। टीचर एक लीडर होता है, और लीडर की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन जो मुझे लगती है कि लीडर के फॉलोअर होते हैं। उसको कहना नहीं पड़ता मुझे फॉलो करो, वो होता है ऐसा है। बिल्कुल ऐसे कि वो मार्केट में हो अगर, तो मार्केट उसको फॉलो करने लग पड़ती है। वो ख़ानदान में हो, पूरा ख़ानदान उसको फॉलो करने लग पड़ता है। मोहल्ले में अगर लीडर हो, सारे फॉलो करने लग पड़ते हैं। क्लासरूम में हो, अगर स्टूडेंट हो, फेलो हो, उसको सारे फॉलो करने लगते हैं। और टीचर हो अगर, तो सारे उसको फॉलो करते हैं, इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल। मुझे ज़माने तालिब इल्मी याद है, हमारे एक उर्दू के उस्ताद थे कॉलेज में, सैफुल्लाह खालिद साहब। सैफुल्लाह खालिद साहब की क्लास में अगर मुनीर भाई अटेंडेंस एक्चुअल 40 लोग होने चाहिए, उनकी क्लास में 80 बच्चे बैठे होते। क्या बात है, दूसरी क्लासों के बच्चे आ जाते थे। इस तरह मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 2013 में 14 में।
अल्लाह के करम से ये मैंने सीन अपनी आंखों के सामने देखा कि मेरी क्लास के जो एक्चुअल बच्चे हैं वो 40-45 हैं और बाकी क्लासों से उठ के आके बैठे हुए हैं माशाल्लाह, वो सिर्फ सुनने के लिए बैठे हैं, उनका सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं कंटेंट राइटिंग पढ़ाता था मैथ्स कॉम के बच्चों को, तो राइटिंग स्किल्स मैं उनको पढ़ाता था, उसमें दूसरी क्लासों के बच्चे आके बैठ जाते थे। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होती है। एक तो टीचर वैसा नहीं रहा, सही, यानी उसने उस मकाम को टारगेट ही नहीं बनाया, सही, उस सर्वाइवल की जंग में फंस गए और दूसरी तरफ आ जाते हैं सोसाइटी की तरफ। ये सब कुछ कमर्शियल हो गया। 30 साल पहले 40 साल पहले जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, उनमें बड़े म्यारी टीचर्स आपको मिलते हैं। आज भी मैं आपको बड़ी खुशाइन बात बताऊं, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, कुछ भी अच्छा हो रहा हो मैं देर नहीं लगाता। जी जी, मेरा बेटा एफसी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको किसी एकेडमी और किसी ट्यूशन सेंटर की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, यानी कॉलेज में पढ़ाने वाले इतने शानदार हैं और वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बच्चे को शाम को किसी एकेडमी ट्यूशन में जाना नहीं पड़ता। अब इससे दो काम होते हैं, अगर वाकई अच्छा पढ़ाने वाला स्कूल में मिल जाए, जी, पैसे बचे वालिदैन के, टाइम बचा, वो जो आपने भागे भागे शाम को आना, बस्ता उठा के फिर दोबारा आपने किसी एकेडमी में जाना, इसका फायदा कमर्शियल इदारों को, प्राइवेट इदारों को हुआ। ठीक है, एकेडमी कल्चर, ट्यूशन कल्चर ये बड़ा कॉमन हो गया। बिल्कुल, फिर टीचर्स जो थे वो भी कमर्शियल होने लग पड़े। मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड टीचर डे पे मेरी एक स्पीच थी किसी इदारे में, सही, यूनिक एकेडमी कॉलेजेस में, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में थी, वहाँ ये मैंने वाकया पहले सुना दी, दोबारा सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। एक दिन मेरा बड़ा दिल दुखा। एक टीचर थे तो उनके मुंह से ये जुमला निकला कि सीजन आने वाला है जी सर हमारा। मैंने कहा सर सीजन, मैं समझा नहीं, टीचर की डिक्शनरी का ये वर्ड नहीं है। हाँ, यानी ये डिक्शनरी है शालमी की, अनारकली की, आजम क्लॉथ मार्केट की, या फर्ज कीजिए कि अगर कोई डॉक्टर दवाई का सेक्शन है तो डेंगू का सीजन आ गया, हाँ बिल्कुल, कमाई का सीजन आ गया। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। उनका सर एंट्री टेस्ट आने वाला है। क्या बात है। इस साल मैंने अपनी जो मेरे पास सुजुकी आल्टो है, मैंने अपग्रेड करके सिटी लेनी है। अब वो ये टीचर सोच रहा है, मैं कहता हूँ बुरी बात नहीं है, लेकिन इस कमर्शियल रेस में, इस मटेरियल रेस में टीचर एक वर्कर बन गया। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, म्यार नहीं है, गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे रखा नहीं तालीम को, गवर्नमेंट ने इसको तरजीह पे नहीं रखा, नतीजा ये कि म्यार नीचे जाने लग पड़ा। दूसरी तरफ आए तो आपको नज़र आएगा कि जो टीचर्स हैं हमारे, वो खुद भी अपना मकाम नहीं रख सके, उन्होंने भी इसको प्रायोरिटाइज। और आज भी बताऊं, अगर कोई भी टीचर किसी भी इदारे में, अगर उसका पैशन प्रोफेशन एक है, वो वाकई टीचर है, शागिर्द पलकें बिछाते हैं। बिल्कुल है, ऐसे ही है। और टीचर की सबसे बड़ी कमाई तनख्वाह नहीं है, टीचर की सबसे बड़ी कमाई वो रिस्पेक्ट है जो उसके स्टूडेंट्स को देते हैं। बिल्कुल सर, इसमें कहीं ना कहीं टीचर्स ने, ठीक है, एक तो कमर्शियल रेस में पड़ गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि कमर्शियल रेस में जब आप आ गए, आपने अपने आप को अपडेट भी करना है? आज भी A for एप्पल ही पढ़ाया जा रहा है, क्यों A for आर्किटेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा? ये बड़ा चैलेंज है कि हमारी चीज़ें अपग्रेड, ये सिर्फ टीचर नहीं, हर चीज़ अपग्रेड नहीं। हाँ, सारा सिलेबस अपग्रेड नहीं, सीधा है, एग्जामिनेशन सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ, पढ़ाने वाले अपग्रेड नहीं हुए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं सर जी, ये, मतलब अब ये सारे बड़े ही कह लीजिए तल्ख बातें हैं। बिल्कुल, इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एक जो डिपार्टमेंट है ना, उस साइज की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ आए, वहाँ क्लासें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पढ़ाने वाला कमर्शियल है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, साथ विजिटिंग 2 यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा है, ऐसे ही है, वो भी पैसे बना रहा है। और उनको पता लग गया, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, पढ़े लिखे बेरोजगार बेशुमार है, तो लिहाजा आसान प्रोफेशन है टीचिंग। साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंडस्ट्री बन गई है पूरी की पूरी। बिल्कुल, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें गवर्नमेंट इदारों में, यूनिवर्सिटीज का इतना बड़ा, गवर्नमेंट स्कूल का साइज यूनिवर्सिटी, हाँ बहुत और में ऐसे स्कूल्स हैं, पायलट स्कूल जाके देखें, हाँ जी, साइज जो है यूनिवर्सिटी जितना है। लेकिन म्यार की तरफ आ जाए तो म्यार नहीं है। वो किसी ने ये लतीफ़ा सुनाया कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर सुबह अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ता है और खुद जाके गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाता है। तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन अगर हमारा सुनने वाला, क्योंकि मैं सोल्यूशंस की बात करता हूँ, मैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड गुफ्तगू का आदी नहीं हूँ, मेरी ग्रूमिंग ट्रेनिंग ऐसी है और मेरा काम ये है कि मैं सोल्यूशंस बताऊँ। तो सोल्यूशन ये है कि हमें सुनने वाला, आपको मुझे सुनने वाला कोई टीचर है अगर, वो अपने आप को अपग्रेड करे, अपनी शख्सियत पे काम करे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करे। एक जो इतराज़ आता है, मतलब मेरा बैकग्राउंड टीचिंग है, 24 साल ज़िंदगी के टीचिंग में गुजरे, कि जी आप सर टीचर हैं और आप तो बड़ा चार्ज करते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ, इसके 2-3 जवाब मैं देता हूँ उनको, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। और इस तरह के प्रोग्राम जिसमें मुनीर साहब सवाल पूछ रहे हो, मौका मिल जाता है कि हम कोई बात करके उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। बिल्कुल लाजिम। तो मैं उन्हें कहता हूँ 2-3 बातें बड़ी मोटी मोटी हैं। पहली बात तो ये है
कि मैं बहुत सा फ्री काम करता हूँ और थोड़ा सा कमर्शियल काम करता हूँ, क्योंकि मैंने बिल भी देने हैं, बच्चे पालने हैं, बिल्कुल पेट जुड़ा है, रोजगार है मेरा, थोड़ा सा कमर्शियल काम करता हूँ, बहुत सा फ्री काम करता हूँ। मेरी फाउंडेशन बहुत काम कर रही है, यानी कोई शायद इल्म में भी ना किसी को। अब हम पोस्टें लगाते हैं तो लोग हैरान होते हैं, अच्छा जी 11 करोड़ रुपया फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप दे दी हुई है, इतने सुलह के केस हैं, इतने सेशंस हो रहे हैं, इतने गेस्ट स्पीकर सेशन हो रहे हैं, इस अच्छे इन्वायरमेंट में इन सब चीज़ें फराहम की जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल टिकट भी नहीं है, फ्री है सब। हाँ, ये बिल्कुल कमाल है। अच्छा, दूसरी बात मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो ये टीचर का काम था वो अपग्रेड होता, वो अपग्रेड नहीं हुआ। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, कार्बन पेपर वाइट पेपर्स के साथ लगा के ट्यूशन पढ़ानी शुरू की, घर के गैरेज में एक बोर्ड लगा लिया, ट्यूशन पढ़ाता रहा, चंद बच्चों को घर के कमरों में ट्यूशन पढ़ाता रहा, ट्यूशन सेंटर बना लिया, एकेडमी बना ली, स्कूल बना ली, छोटे छोटे काम किए, कभी शर्म महसूस नहीं की। सही। उस एकेडमी स्कूल के बैनर पोस्टर में खुद लगाता था, घरों में पोस्टर पहनता था, खंभों पे चढ़ के बैनर लगाता था, कभी शर्म महसूस नहीं की बताते हुए। अब चैलेंज ये है कि हमारा आज का टीचर या बड़े टीचर्स ऐसे हैं जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। वो एक विजन के बगैर काम कर रहे होते हैं, लिहाजा वो वर्कर बन जाते हैं। याद रखिएगा, वर्कर का भी विजन हो, यानी वो को बड़ा विजन बना ले तो वो लीडर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके पास लोग काम, अगर एक मिस्त्री मजदूर भी विजन बनाए ना तो ठेकेदार बन जाता है। अगर एक वर्कर, मतलब इस तरह की 1000 कहानी है, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, किताबों में लिखी पढ़ी कहानी, सच्ची कहानी। एक स्टील इंडस्ट्री में भट्टी पे काम करने वाला मजदूर एंड्रियो कार्नेगी, वो विजन सोचता है कि यार मुझ में मेरे सुपरवाइजर में क्या फ़र्क है, सुपरवाइजर बन जाता है। वो सोचता है मेरे सुपरवाइजर में एक मैनेजर में क्या फ़र्क है, विजन सोचता है। और आज से 150 साल पहले वो फिर मैनेजर बनता है। फिर वो सोचता है कि यार ये मैनेजर हूँ, मेरा एक सेठ है, उस सेठ में और मुझ में क्या फ़र्क है। और एक टाइम आता है वो मालिक बन जाता है। एक ऐसा टाइम आता है एंड्रियो कार्नेगी, अमेरिका के अंदर टोटल जो स्टील इंडस्ट्री थी उसका 1/3 वो प्रोड्यूस कर रहा था, एंड्रियो स्टील इंडस्ट्रीज। सही। तो एंड्रियो स्टील इंडस्ट्रीज अमेरिका के टोटल वॉल्यूम का 1/3, 33% स्टील प्रोड्यूस कर रहा है। और अमेरिका का उस टाइम का ये वो है जी बिल गेट्स, क्योंकि उस टाइम पे अपने जमाने की जो जिद्दत होती है उसके मुताबिक रोजगार पैदा होते हैं। आज आईटी है, आज आपको फेसबुक का मालिक अमीर मिलेगा, आज आपको बिल गेट्स मिलेगा, ऐसे ही है। आज आपको टेस्ला का जो ऑनर है, क्या नाम है उसका, ये सब मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे दुनिया के लीडिंग। उस टाइम पे इंडस्ट्री थी, तो मेटल्स और इंडस्ट्री से जुड़े लोग वो पैसा कमाते थे। बिल्कुल। तो 100-125 साल पहले वो बिलियनियर था, दुनिया का अमीर तरीन इंसान था। वजह क्या थी, उसने अपने आप को अपग्रेड किया। विजन। हमारा टीचर अपग्रेड नहीं करता। और सर इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, देखें अगर टीचर अपग्रेड नहीं कर रहा ना अपने आप को, तो फिर उसको ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए, फिर उसको कासिम अली शाह बनने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। ये जो नारा लगाया जाता है आप पे भी और भी बहुत सारे लोग, ये बड़ा महंगा है। और सर महंगे के लिए उसने अपने आप को 20 साल की मेहनत भी तो की है ना, अपडेट भी की है, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनके साथ उसने अपने आप को मुंसलिक रखा है। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, बड़ी ख्वाहिश रखना, मर्सिडीज चलाने की ख्वाहिश हर इंसान की होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। काम करते नहीं है। इस वक्त हमारे अगर नौजवान को देखें, वो पंजाबी में कहते हैं नौजवान आस्ते इस वक्त काम करना मौत है। आप देख लें, है ही नहीं सर। ये तो मैं कहता हूँ कि एक जो महंगाई और ये चैलेंज जो आया है मेल्ट डाउन का, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये सुबह मैं आज बच्चों को जब छोड़ रहा था तो बेगम साहबा साथ थी, मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा इसका पॉजिटिव ये है कि अब हर घर में 2-3 लोगों को सोचना पड़ा हमें भी काम करना चाहिए, नहीं तो गुजारा नहीं। बिल्कुल। और ये अच्छी बात, बिल्कुल सर पे पड़ती है ना, तो काम करना पड़ता है। पहले एक कमा रहा था, सारे खा रहे थे, अब सबको काम करना पड़ता है, और ये सबको काम करके ही सोसाइटी आगे। ऐसे ही है सर। देखें हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, वहाँ पे अगर घर के 4 अफराद हैं तो चारों के 4 कमा रहे हैं। हमारे काम कर रहे हैं, हाँ काम कर रहे हैं, बूढ़े बल्कि ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी पूरी शिफ्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, 10 लोग हैं, कमाने वाला 1 है, तो प्रेशर तो आना ही आना है। अब बच्चों की अगर बात करें, इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना सर, वो बच्चों के विजन की है। जो आपने बात की ना कि विजन है ही नहीं। टीचर्स में तो क्या हो गया, बच्चे भी जो है ठीक है, हालांकि वो पूरी दुनिया के साथ इस वक्त कनेक्ट है थ्रू इंटरनेट, लेकिन बच्चा चाहता है जी मेरी 1 लाख सैलरी हो, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है जी, ज़रूर करें, होनी भी चाहिए, लेकिन पीछे काम करने की कोई सलाहियत ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है, अपने आप को, अपने स्किल्स को वहीं पे रखना है, दूसरे का मुंह लाल देख के अपना चपेड़ों से कर लेना है लाल। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम है टीचर में, क्या सिर्फ टीचर को ही खुद को अपडेट करना होगा, या एक स्टेट लेवल पे कोई ऐसा हमें रिफॉर्म लेके आना होगा कि जिसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ट्रेनिंग करवाई जाए, उसमें टीचर्स की भी हो, इंस्टीट्यूशंस की भी हो? क्या समझते हैं? देखें,
गुजारिश ये है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और एजुकेशन सिस्टम जब अपग्रेड होगा तो सिलेबस भी अपग्रेड होगा, एग्जामिनेशन सिस्टम अपग्रेड होगा, आपके टीचर्स अपग्रेड होंगे, आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। मैंने वहाँ पढ़ाया जी कि DST पुराना नाम था, QED मॉडर्न नाम है पास ही। मैंने 7 साल पढ़ाया टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को, हेड मास्टर्स को पढ़ाया। ये अपग्रेड होंगे, यहाँ पर अच्छे गेस्ट स्पीकर्स आएंगे, यहाँ पर ग्रूमिंग होगी। और सबसे बढ़ के जब इनको भर्ती किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, तो तब ये सोचा और देखा जाएगा कि किसको लिया जा रहा है, क्या इसका ये पैशन है या इसकी मजबूरी है। एक दफ़ा एक ग्रुप था पूरा जी, उस पर तकरीबन 400-500 EEOs थे, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। तो इनके साथ मैंने बातचीत करनी थी, तो मैंने देखा कि उसमें से बड़ी मेजॉरिटी जो थी वो मजबूर थी, नौकरी कोई नहीं थी। इवन के कईयों ने कहा कि सर हमने ASI का भी इम्तिहान दिया हुआ है पुलिस में, अगर वो हो गया ना तो उसमें अथॉरिटी ज्यादा है, तो ये छोड़, ग्रेड छोटा है, अथॉरिटी ज्यादा है, हम ये छोड़ेंगे उधर चले जाएंगे। तो जब लोग मजबूर हैं तो वो फिर टीचिंग की तरफ आ जाते हैं, उनका पैशन तो होता नहीं है, फिर वो डिलीवर भी नहीं कर पाते। फिर सिस्टम इतना स्टैग्नेंट, इतना साकत निज़ाम है, वो जो कॉलोनियल टाइम के बाद के इफेक्ट्स हैं अभी तक हम पे हैं। लिहाजा खुशामद सुनने का कल्चर है, खुशामद करने का कल्चर है, ताकतवर को देख के डर जाना, माड़े को मजलूम को देख के उसके ऊपर चढ़ जाना, ये बड़ा कॉमन कल्चर है, जिससे फिर एक टिपिकल किस्म की सियासत वो इदारों में भी है, घरों में भी है, माशरे में भी है। इस पूरे कल्चर को चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके साथ साथ अब पेरेंटिंग पे थोड़ा सा आते हैं। यहाँ पे भी सर एक बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है। ऐसा माँ के पेट में जब बच्चा है 9 महीने, उस वक्त तो फेसबुक देख रहा है माँ के हाथ के थ्रू। जैसे ही पैदा होता है, अब वो हल्का हल्का मूवमेंट वाले जो पहले 2-3 महीने होते हैं ना, मूवमेंट वाला काम शुरू होता है बच्चे का, तब भी वो फेसबुक देख रहा है। ठीक बात। उसके बाद जब उसने नवाला लेना शुरू करना है तो पहला नवाला ही उसको फेसबुक की वीडियो पे दिया जाना है जी। क्या करें सर इसका? देखिए गुजारिश ये है, अगेन यहाँ पर आ जाता है कि वालदैन को भी खुद को अपग्रेड करना है। आज के ज़माने के वालदैन को देखना है कि हमारे बच्चों के चैलेंज क्या हैं और क्या हम वो चैलेंज हल करने के काबिल हैं, क्या हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, क्या हम बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, क्या हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, क्या हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम दें जी। आप कहते नहीं बच्चा सेलफोन लेके बैठा है, आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो सेलफोन मैंने उससे कैच कर लिया। अट्रैक्शन सेलफोन में है। मूवी अगर कोई इन्वॉल्व कर ले तो आपको खाने पीने की परवाह ही खत्म हो जाती है। सही है। शतरंज खेलने वाला जो है वो कितने कितने घंटे भूखा बैठ के शतरंज खेलता है। क्रिकेट खेलने वाला जुनूनी ऐसे ही धूप में क्रिकेट खेल रहा होता है जून जुलाई की गर्मियों में। तो अगर वालदैन खुद को अपग्रेड करें, पेरेंटिंग को सीखना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक एतराज़ आता है कि शाह साहब मेरे जैसा बंदा कहते हैं मैंने पेरेंटिंग पे किताबें लिखी हैं, पेरेंटिंग को सीखना चाहिए, इसकी वर्कशॉप सेंड करनी चाहिए, प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, वालिद का रोल क्या होता है, वालदा का रोल क्या होता है, इसके शरई तकाजे क्या हैं जी, इसके इखलाकी तकाजे क्या हैं, इसमें आज के ज़माने के चैलेंज क्या हैं, ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। लोग कहते हैं सर पहले तो बड़े बूढ़े नहीं सीखते थे, आप क्यों कह रहे हैं? मैं कहता हूँ तो चैलेंज भी नहीं थे। हाँ नहीं थे, एक्सपोजर ही नहीं था। आज आपके बच्चे का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है इंफॉर्मेशन के साथ, दुनिया के साथ, ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया जी। और आप देखें बड़ा कॉमन है, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कोर्सेज करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। मैं रात को मिला मुनीर भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई, एक हमारा यंगस्टर था, अब 22 साल का बच्चा, वो CEO है, रहीम स्टोर लीड कर रहा है। हाँ, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह के पास चले गए। अब यंग बच्चा, वो 19 साल की उम्र में जिम्मेदारी उसके पास आ गई, आज 22 साल का वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़े करके बैठा है। और मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे, नजम मजारी ये चिल्तन प्योर चला रहा है, यंग बॉय, इतना बड़ा ब्रांड है ऑर्गेनिक का, प्योर का, वो चला रहा है। अब्दुल सलाम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, गूगल ये कहता है कि जो एप्स और जो कह लीजिए गेमिंग का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान का, वो 9D और हेजल है। अब्दुल सलाम यंग बॉय, 28-29 साल का बच्चा। इस तरह बड़ी कहानी है। ये जमाना बदल गया, इसमें आपको यंग CEOs मिलते हैं, इसमें यंग बच्चे मिलते हैं जिनकी उम्र थोड़ी होती है और वो अचीव कर चुके होते हैं। अब कहाँ होता था जी कि जी पूरी जिंदगी लगानी है और अचीव करना है। अब ये चंद दिन पहले मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे पोस्ट था, कोई टिकटॉकर बच्चे थे, उन्होंने किसी और मुल्क में जाके प्लाजा खरीदा, होटल खरीदा, यंग बच्चे। बिल्कुल अभी वो कमल आफ्ताब, हाँ मेरा ख्याल उनका कमल का और जुल्करनैन का। जी। अब देखिए जमाना बदला माशाल्लाह, ये हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि एक नया जमाना आ गया जिसमें यंग बंदा भी अचीव कर सकता। और वो होता था कि पूरी जिंदगी गुजरेगी, फिर रिटायरमेंट होगी, फिर उसके पैसे होंगे, फिर उससे या हज उम्रा करेंगे या घर बनाएंगे या बेटी को ब्याएंगे। अब जमाना बदल गया, अर्निंग के तरीकाकार बदल गए। तो ये आज के ज़माने के मुताबिक जो भी है, और बिलखसूस वालदैन को तो अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। और मेरे पास ढेरों वालदैन रब्ता करते हैं, वो अपनी काउंसलिंग के लिए करते हैं जी।
मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ। वो जो अपने बच्चे का मसला बताते हैं तो मैं कहता हूँ जी आपके बच्चे का मसला नहीं है, मसला आपके साथ है। तो अब मेहरबानी, अब मेंटोगा पे रब्ता करते हैं, फिजिकली मिलने आ जाते हैं, ऑनलाइन रब्ता करते हैं, मेरी टीम से रब्ता करते हैं कि शाह साहब टाइम दें, एंड दे आर रेडी टू पे। बिल्कुल ऐसे। अब लोगों को ये पता लग चुका है कि हमें गाइडेंस के लिए कुछ भी पे करना पड़े। आपका बच्चा नाकाम हो रहा है, उसकी जिंदगी, उसकी शख्सियत वो सबसे कीमती है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए है, कल को वो नाकाम है, वो उजाड़ के रख देगा, किसी काम का नहीं। अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, पे करते हैं, ये प्रोफेशन है जी। ऐसे खांसी का सिरप लिखवाने चले जाते हैं ना जी, दांत चेक करवाने चले जाते हैं, आँख कान चेक करवाने चले जाते हैं, किडनी में दर्द है चेक करवाने चले जाते हैं। तो काउंसलिंग कोचिंग दुनिया में मानी जा चुकी है। इंडिया में, अमेरिका में, तरक्की याफ्ता मुल्क में तेजी के साथ ग्रो कर रही है, हम लोग बहुत पीछे हैं। सर दो चीज़ें तो पाकिस्तान में मानने को तैयार ही नहीं है ना, एक कि कभी कोई दिमागी मसला हो जाए, नहीं ये हो ही नहीं सकता, और दूसरा ये काउंसलिंग को तो समझा जाता है गाइडेंस, और मैं लूंगा काउंसलिंग। हाँ जी, ये बड़ा प्रॉब्लम है, मजाक उड़ाया जाता है। बिल्कुल ऐसे है। जो आपने बात की प्री मैरिज की, सर इसकी वजह से इतने बड़े लेवल पे डिजास्टर पूरी कंट्री में शुरू हुआ है। अगर ये थोड़ा सा इसके ऊपर काउंसलिंग कर ली जाए तो क्या हर्ज है इसमें? कोई साइंस है ना, अडॉप्ट करें सब चीज़ों को। बताने वाला नहीं है, चैलेंज ये है, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, यहाँ तक कि वेंट आउट करते के लिए जगह नहीं है। ऐसे ही मेरे पास कई दफा कोई दुख लेके आ जाता है, वो कहता है कि उसने पे किया होता है मेंटोगा पे या डायरेक्ट मेरी टीम को, वो कहता है सिर्फ मैंने बताना है, मेरा ये चैलेंज है, सुन ले कोई। मैं हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ जी आपके 2 बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपका हस्बैंड, वो कहता है सर सुनता ही कोई नहीं है, मेरी को सुनने को तैयार ही नहीं है। 60% प्लस प्रॉब्लम तो सिर्फ सुनने से हल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। और जब कोई बंदा सुनता है तो रिफ्लेक्ट भी करता है, उसी में से हल निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो समटाइम इमोशनल होके, जज्बाती होके या हर्ट हुआ होता है, बता रहा होता है, लेकिन सुनने वाला नॉर्मल होता है। वो मेरे जैसा बंदा रैशनल होके सुन रहा होता है, वो रैशनल होके बताता है आप ये कर लें, ये कर लें, और कुछ दिनों बाद कॉल आती है, मिठाई का डब्बा लेकर कोई आ जाता है, सर मसला हल हो गया। सही। मसला क्यों हल हो गया? क्योंकि बताने वाले की स्किल थी। मेरा काम है, मैं पिछले 24 साल से पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ मैं गाइड भी कर रहा हूँ, मैं रास्ता भी बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि फैसला कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ ये मैरिज अगर कोई चैलेंज है कैसे बेहतर हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म करना है, मैं बता रहा हूँ बच्चे की ग्रूमिंग कैसे करनी है, मैं बता रहा हूँ ये बिजनेस में ये जो चैलेंज आ रहा है इसको अगर आप ये कर लें। अब मेरा ये शोबा है जी, काउंसलिंग कोचिंग, इंसान के साथ जुड़े जो मसले हैं उनका मैं एक्सपर्ट वक्त के साथ बनाऊँ। ऐसी है, ये वन डे में नहीं है, ना इसकी कोई डिग्री होती है, ना इसकी कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये तजुर्बा है 24 साल का, जो अल्लाह के करम और फजल से अगर लेक्चर की शक्ल में जाएं, दुनियादारी में बात करूं तो हम बड़े अच्छे पैसे कमा लेते हैं, सवाब की शक्ल में बात करूं तो सैकड़ों हज़ारों को गाइड कर देते हैं, काउंसलिंग कोचिंग की बात करूं तो सामने बैठा कहता है जी मुझे मेरा टीचर ही कासिम अली शाह है, मेरे बिजनेस की सक्सेस की वजह ये सर है, या मैं यहाँ पहुँच गया हूँ इसकी वजह ये मेरा टीचर है। सर देखिए इसमें मैं खुद इस चीज़ का शिकार रहा हूँ। मैं 2006 से ई कॉमर्स कर रहा हूँ, उस वक्त से जब किसी को, मुझे खुद को नहीं पता था ई कॉमर्स क्या होती है। ठीक है 2016 तक 17 तक भटकते रहे। उसके बाद मैंने आपकी वीडियोस जो देखनी शुरू की गलबन 2014 में, बड़ा अरसा आपकी वीडियो देखता रहा मैं, 10 साल स्क्रीन से ऑफ भी रहा, दुबई रहा, उस वक्त ऑफ रहा, वापस आया तो आपकी जब वीडियो देखनी शुरू की तो उससे एक दोबारा अंदर के जो जरासीम थे वो एक्टिवेट हुए और दोबारा पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आ गए। फिर जो बिजनेस को डायरेक्शन मिली, सनी अली साहब से मुलाकात हुई, ठीक है, वो मैं उनको अपना मेंटोर मानता हूँ बिजनेस में। ऐसा नहीं कि सर उन्होंने मुझे को पकड़ के कोई लाइनें लगवाई मुझसे, ठीक है, एक डायरेक्शन दे दी, ठीक है। वो दिन गया, ये दिन आया, मुझे पता चल गया कि यार मैं तो भटका हुआ था, भाई सही काम करने का तो तरीका ये है। हालांकि वो खुद उस बिजनेस में फेल भी हुए 3 दफा, लेकिन हजारों घरों के चूल्हे उनकी वजह से, साकिब साहब की वजह से और बहुत सारे लोगों की वजह से हुए हैं। तो एक डायरेक्शन चाहिए होती है सर आपको। हो सकता है जिस तरह भी आपने कहा कि आप हजारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं, आपने शायद वो काम खुद कभी ना किया हो, लेकिन अगले का मसला सुन के आपके जो पीछे 1000 डेटाबेस था आपका, उसने हेल्प कर दिया। डेटाबेस भी है। दूसरा एक और आपको मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगा आपके जरिए, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातचीत करके, तो ये पॉइंट मेरे ज़हन में आया। देखिए टीचर भी नाकाम हो सकता है, हाँ क्यों नहीं, उसकी भी गलतियाँ होती हैं। अली बिन उस्मान अल हजवीर, दाता अली हजवीरी उनको कहा जाता है, उनकी किताब कशफुल मजूब में उन्होंने भी कई जगह पे बयान किया है कि यार ये हो गया और फिर मैंने इसको इस तरह ठीक किया, और उनका ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बाद में आने वालों के लिए ये इस्लाह का सामान बने। बिल्कुल। तो बड़े बड़े क्राइसिस उस्तादों को आते हैं, बड़े बड़े लोगों को आते हैं, वो लर्न करते हैं, और शागिर्दों के लिए बाज़ औक़ात वैसे दुनियादारी में तो छांटे भी जाते हैं कुछ लोग, हाँ। क्राइसिस में बड़े लोग जो है ना वो अच्छा होता है, जरा छांटे जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी लर्निंग होती है कि यार ये चैलेंज उस्तादों को आए हैं, बड़े बड़े लोगों को आए हैं, पीर फकीर वलियों को आए हैं, नबियों पैगंबरों को आए हैं, बिल्कुल हमें भी आ सकते हैं जी। तो उसमें से गुजर जाना होता है आपने सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, मेहनत के साथ, और आखिरकार आप कहीं पहुंच जाते हैं। सर दुनिया का कोई कामयाब शख्स ऐसा मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा कि उसने पहले दिन से ही सिर्फ सक्सेस देखी हो। मल्टीपल आप देखेंगे फेलियर, उसके बाद सक्सेस। पाकिस्तान में तो इसको दब्बा समझा जाता है, ऐते नकम्मा, ऐते नालायक,
ये जो छोटे छोटे हमारे ऊपर टैग्स लगा दिए गए ना, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को रोक दिया हुआ है। तो ओवरऑल आप जिस तरह भी रोशनी फैला रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे और लोग भी हैं, ये चलता रहेगा आगे तो छोटे ये इंटें लगती रहेंगी, एक दिन इंशाल्लाह एम्पायर जरूर बनेगा। सर अभी मैं आपसे थोड़ी सी जो है ना डिस्कशन करना चाहूँगा मोटिवेशन के ऊपर। आप पाकिस्तान के शायद पहले और वाहिद मोटिवेशनल स्पीकर बने जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हासिल की, और आज तक लोग आपको जो है आइडियल भी मानते हैं और एक इनिशिएटर मानते हैं इस डोमेन का। कहीं ना कहीं शाह साहब आपको लगता है कि ओवरडोज भी हुई इस डोमेन के अंदर? ऐसे बच्चे इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं जिनकी खुद की अभी समझ ले कि ज़िंदगी का प्रोफेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ और वो इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? मुनीर भाई, ऐसा है कि बड़े ऐसे बच्चे हैं जिनका मैं खुद क्रिटिक हूँ। मैंने इनकरेज नहीं किया था जी, मैंने मोटिवेशन दी है, मैंने मोटिवेशन स्पीकर बनाने की कोई तरगीब नहीं दी। सही, बिल्कुल। अच्छा हाँ, जो मैं जानता था, जो मैंने सीखा था या जो मेरा इदारा कर सकता था, हमने किसी टाइम पे यहाँ से 1100-1200 बच्चे पास आउट भी किए सब्सिडाइज करके। थोड़े से पैसे उनसे ले लिए, फाउंडेशन ने फंड करके उनकी ट्रेनिंग ग्रूमिंग कर दी और हमने साथ बताया ये लंबा जर्नी है, वन डे नहीं है जी। आपको मैं मजे की बात बताऊं, वो जितने बच्चे आपको नजर आते हैं, ये बात तल्ख लगेगी शायद लगने दे वालों को, लेकिन मैं चाहूंगा लगे, जो छोटे छोटे प्रोफेसर ट्रेनर बन गए, मैं उनका क्रिटिक हूँ। या मैं नहीं अच्छा समझता, वजह कि उन्होंने रट्टे लगाए हुए। हाँ। उनका लाइफ का कोई एक्सपोजर नहीं है, बिल्कुल, और आखिरकार वो मजाक बन जाते हैं। वजह के डेप्थ नहीं है, कंटेंट नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, काम नहीं किया। मैं अगर जिंदगी का ये बताता हूँ कि यार ये स्क्रैच से उठ के, ट्यूशन से शुरू करके, गांव से शुरू करके, गुलशन नबी की गलियों के अंदर पोस्टर लगाते, बैनर लगाते, बच्चों को पढ़ाते यहाँ तक का जर्नी है। ये स्ट्रगल से स्टोरी बनती है, ऐसे ये मेहनत से स्टोरी बनती है। जब आप काम आते हैं दूसरों के, फिर एक और टैग लगता है, बातें तो कर रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या किया। मेरे अगर रूम में आए, मैं तस्वीर खींच के लगा दीजिएगा, मेरे रूम में मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे लगे हुए थे। एक दिन मेरे वालिद साहब आए और जस्टिस अनवार साहब भी बैठे हुए थे, तो ये टॉपिक छिड़ गया। तो जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, हम ये जो सारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं 2-3 दर्जन, इसके ऊपर कासिम अली शाह का नाम लिखा हुआ है, ये अधूरा है, हम कासिम अली शाह प्रैक्टिकल लिखते हैं। तो मेरे कमरे में कासिम अली शाह प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। सही। अब स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रही है, महीने के 600-700 बच्चों के अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपये जाता है। क्या बात। उनके ग्रूमिंग के सेशन होते हैं, पर डे यहाँ पर 2-2 सेशन हो रहे हैं। फाउंडेशन का पर मंथ एक्सपेंस 10 मिलियन रुपीज है। अच्छा। स्कॉलरशिप की मद में 6-7। अब यार जरा सोचें, इतनी बड़ी अमाउंट फाउंडेशन सर्व कर रही है इतने सालों से, बिल्कुल नो प्रॉफिट की शक्ल में। ये नो प्रॉफिट एक इदारा है। सोसाइटी का मसला ना शुक्रापन है, या फिर क्या है, जो परसेप्शन है उसको मानना, रियलिटी को नहीं मानना। आप यहाँ पर आते रहते हैं, जो आपने रियलिटी देखी वो कुछ और है, जो परसेप्शन होगी वो कुछ और है। तो इतना कुछ, इतनी किताबें हमने बांटी हैं, इतने जिलों में जाके फ्री लेक्चर्स दिए हैं। मैं पर डे 2-3 सेशन फ्री दे रहा हूँ कहीं ना कहीं जाके। मैं सच बताऊं तो शायद पूरे महीने में मैं 2 दिन काम करता हूँ पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता काम नहीं है भाई, जरूरत इतनी है ना, अल्लाह का शुक्र है, तो खिदमत क्यों ना करें, सेवा क्यों ना करें। तो ये जो परसेप्शन है ये गलत है, ये मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और मेरा सारा मोटिवेशन का मैसेज अगर उसको 1 2 3 4 5 10 लिखा जाए, मेरी 10 कमांडमेंट्स जो मैंने लोगों को दी हैं, एथिक्स की मोटिवेशन दी है, रिश्ते निभाने की मोटिवेशन दी है, उम्मीद कायम रखने की मोटिवेशन दी है, अल्लाह पे तवक्कल करने, शुक्रगुजारी की, किताबें पढ़ने की मोटिवेशन, दोस्तों को साथ लेके टीम बना के, फिर विजन बड़ा रखने की, फिर मुल्क के लिए कुछ करने की, फिर कुर्बानी देने की। ये तो एथिक्स और मॉरल्स की मोटिवेशन थी जी। ये तो बिल्कुल मोटिवेशन नहीं थी लाखों कमाओ हजारों कमाओ, मैंने कहीं नहीं कहा। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं कहता हूँ खुशहाल होना चाहिए, मोहताज नहीं होना चाहिए। सर भरा हुआ पेट होगा ना तो आप दानिश्वर भी बन जाएंगे, दानिश्वर भी बन जाएंगे। तो ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, इसमें यकीन कीजिए कुछ ओवरडोज नहीं है। ये अगर ये प्रैक्टिकल बातें ना होती तो कितनी प्रैक्टिकली कामयाबी की। अच्छा, ये ओवरडोज की ना, यहाँ पे मैं आपसे ये करना चाहूँगा बात कि ओवरडोज आपकी नहीं कह रहा। ओवरडोज का मतलब यही जो मैंने बच्चों वाली बात की, देखिए मैं 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कासिम अली शाह ने आज तक जिंदगी में कोई काम नहीं किया। 40-42 साल तो गुजारे हैं ना, उसमें 43 साल अब होने वाले हैं माशाल्लाह, उसमें से 20-22 साल तो डोमेन में गुजारे हैं। बिल्कुल सही। और चंद लोगों के मत्थे तो लगे होंगे, ऐसा ही कुछ से बातें तो की होंगी। बिल्कुल ठीक। तो यही प्रैक्टिकल है सर, ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसमें शायद मोटिवेशनल स्पीकर तो फिर कोई 1-2 दर्जन होंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मैं, ये लोग जब मेरे से सवाल करते हैं मैं नाम बताऊं वो चुप कर जाते हैं, दर्जन से ऊपर उनको नाम। ऐसे ही है। उसके मुकाबले में फौज पैदा हो गई है एंकर्स की। सर पाकिस्तान में 1000 से ऊपर एंकर है
ज़्यादा ही, क्योंकि चैनल्स जो है वो 100 से ऊपर हैं जी। पाकिस्तान में पॉडकास्ट शुरू हुआ है, हर बंदे ने पॉडकास्ट शुरू कर दिया उसको क्वेश्चन करना आता। कहीं तो बेचारे, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, आपको अली अब्बास ने बताया तो उसकी वजह क्या, उनको सवाल नहीं करने आते, बिल्कुल उनको बातचीत करनी, अच्छा उनको एक हयादारी है रिश्ते की, वो कायम रखनी नहीं आती, वो बेबाकी से जंप करके गुस्ताखी पे चले जाते हैं। यार जब आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप ग्रेस ही कायम नहीं रख सकते, बिल्कुल, तो फिर कंट्रोवर्सीज को छेड़ने का सर वही जो ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे ना, कि बच्चा इस वक्त ये समझ रहा है कि मेरे हाथ में ये माइक लग गया, कैमरा लग गया, पगड़ी उछालनी शुरू कर दो, पगड़ी उछालेगा, उसके पीछे अच्छा मोटिव उसका भी कोई बहुत गलत नहीं होता, बस ये यार व्यूज 4 मिल जाए, व्यूज और मैं मशहूर हो जाऊं, बस हाँ मशहूर हो जाऊं। लेकिन देखें वो फेम जितनी जल्दी मिलता है ना सर, उतनी तेजी के नीचे भी आता है। और देखिए कंट्रोवर्सी जो है दुनिया के हर शख्स के साथ होती है, आपके साथ भी हुई, लेकिन हाउ यू हैंडल मेन चीज ये है कि हाउ यू हैंडल इट, उसमें से किस तरह से आपने निकलना। बल्कि मैं ये सवाल भी पूछूंगा सर, ये कहा जाता है, मैंने बड़ी जगह पे ये सुना भी है, इज्जत दौलत शोहरत और लड़की, ये दुनिया के बड़े बड़े वली भी हैंडल नहीं कर पाए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने वक्त के साथ साथ मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह ताला नामवरी अगर देता है तो उससे पहले कई तजुर्बे हो चुके हों जी। कई दफ़ा कई दोस्तों ने इस पे लिखा भी है, बोला भी है कि जिनकी लॉटरी निकलती है ना, वो 2 साल बाद दोबारा गरीब हो जाते हैं क्योंकि वो पैसा संभालने की कैपेसिटी नहीं होती। बिल्कुल। कई लोगों को फेम मिलता है, वो बदतमीज हो जाते हैं, ऐसे ही है। कई लोगों को ताकत मिलती है, वो एक्सपोज हो जाते हैं, कई लोगों को इज्जत मिलती है, रास नहीं आती। सही। अब होता ही है कि अगर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, मैं तो 2-4 बच्चों से पढ़ाते करते इवन कि जब मैं अलहमरा आया तो मेरे बड़े दोस्त नाकिद थे, उन्होंने कहा जी आपकी शख्सियत और आपका काम ज़्यादा बड़ा है, आपको कोई सीट नहीं लेनी चाहिए। मैंने कहा आपने ठीक है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये भी एक एक्सपीरियंस है जी कि मुझे अगर ये एजाज़ी सीट है, ये तनख्वाह नहीं है, नौकरी नहीं है, हालांकि इस तरह की कंपेन, अब कंपेन पे भी अगर बात करें, कंट्रोवर्सी को मैं खुद ही छेड़ दूं तो पाकिस्तान में एक झूठ पकड़ा जाएगा, उसको इतने लोग बोलेंगे कि सच लगेगा। ऐसे ही है। कासिम अली शाह ने सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं की, ये पढ़ाया है और खुद नौकरी कर ली है, मैंने नौकरी नहीं की, अब मैं कह रहा हूँ सर कर भी ली तो क्या है, वो नौकरी नहीं है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं है, हाँ बिल्कुल, उसमें मेरी कोई अटेंडेंस नहीं लगती। सही है। उसमें एक एजाजी ओहदा है जो कि बोर्ड है जिसका मैं चेयरमैन। कासिम भाई कर भी ली तो क्या हर जाए इसमें कोई नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एंगलिंग की जाती है, हाँ चीज़ों के मानी बदले जाते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को खुद होता है यार, जब आपके पास कोई पॉजिटिव मिसाल ही नहीं है, यानी अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि यार वो जहाँ हम पहुंचे, अब मेरा ख्वाब क्या था यार, बड़े बड़े नाम मैंने देखे, अताउल्लाह कासमी साहब, और उसके बाद कह लीजिए कि फैज़ अहमद फैज़, शुएब हाशमी, कीर इजाजुद्दीन, बड़े बड़े नाम उस सीट पे बैठे जी। मेरे लिए एहसास की बात थी कि मुझे वहाँ बैठना पड़ रहा है, वहाँ काम करना पड़ रहा है, आर्ट एंड कल्चर के शो में परफॉर्म करना पड़ रहा है, जहाँ पर इतना बड़ा बोर्ड है, इतने काबिल लोग हैं, मुझे सीखने का मौका मिला, एक्सपोजर है, पब्लिक सेक्टर की पॉलिटिक्स को समझा, सिस्टम को समझा, गवर्नमेंट को समझा, तो आप नए तजर्बे से नया कुछ सीखते हैं, आगे निकल। सर आपने ये बात छेड़ी दी, चले इसे पूछ लेता हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड है एक आउटसाइडर के लिए, क्योंकि आप तो आउटसाइडर थे ना उस डोमेन के लिए, आप गए तो मिले हैं को। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, होता क्या, डिपेंड करता है कि कोई भी जगह है वहां पर आपने अपने आप को मोल्ड कितना किया जी, आपके टारगेट्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। तो मेरा कोई मटेरियल गेन तो था नहीं, ठीक है। अभी भी जो मेरा वहाँ चाय का बजट है, जो चेयरमैन का बजट है, वो 75,000 रुपये है और महीने का खर्चा सिर्फ 15,000 रुपये। क्या बात, बाकी सारा वापस अलमरा को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा खर्चा नहीं है, मेरी उससे ज्यादा अच्छी चाय मेरी फाउंडेशन में मिलती है, मैं अक्सर कहता हूँ। और मैं जितना बैठता हूँ, कुछ चाय सामान कई दफा तो मैं घर से ले जाता हूँ, इब्तिदा में बैठना शुरू हुआ तो मैं घर से सामान लेके जाता हूँ। मेरी बेगम कहती थी, मैं कहती थी मैं ये ज्यादा अच्छी चीजें वहाँ जाके रखता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, सेवा करता हूँ, सर्व करता हूँ। वैसे काम करने दिया जा रहा है जो आप चाहते थे? चैलेंज है, चैलेंज है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो मेरा बोर्ड है, एक बोर्ड का मैं चेयरमैन, मुझसे पहले वाला चेयरमैन वो भी गवर्नमेंट ने उनको इस बोर्ड में शामिल कर दिया। अच्छा। अब जो एक्स चेयरमैन है, अगर वो बोर्ड में है और आपके अंडर भी, वो काम तो नहीं करने देंगे। बड़ी क्लियर कट बात है। तो फर्स्ट मीटिंग हुई, वो साहब बदतमीजी करने लग पड़े, उन्हीं साहब ने कोर्ट में केसेस भी चलाए हुए हैं, वो परफॉर्म करने में बड़ा प्रॉब्लम है। अब 2 बोर्ड की मीटिंग्स हो चुकी हैं, बोर्ड की मीटिंग वो जो लॉबिंग है वो कर लेते हैं और वो होने नहीं देते। तो इस तरह की चैलेंज है, लेकिन ये भी लर्निंग है, आप समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे बाद कोई भी नेक्स्ट चेयरमैन आता है तो मैं फूलों के साथ उसे रिसीव करूँ, ये अच्छी बात। मैं रेजिस्ट नहीं करूँगा। देखिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर अल्लाह ने मौका किसी को दिया तो उसे परफॉर्म करने देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए जी। और कितने नाम आते हैं, कितने चले जाते हैं, किसी सीट को अपना हक नहीं समझ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चैलेंज है, बेशुमार चैलेंज है। 4 EDs अभी तक बदले जा चुके हैं। अच्छा, अब अगर परफॉर्म करने वाला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बार बार बदलेंगे उसके चैलेंज है, और भी इंटरनल कई तरह के चैलेंज है। लेकिन फिर आप जहाँ मौजूद है वहाँ पर आपको रहना। सर ये हमें स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है
इवन एक छोटे से छोटा को गली बन रही है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, गली बंद हो जाएगी वहाँ पे। ऐसा ही है जी। कोई ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बंद हो जाएगा। कोई नया लॉ पास हुआ है, सिस्टम नहीं है, परसेप्शन कुछ होती है, अगेन फिर रियलिटी कुछ होती है। पोर्ट्रे किया जाएगा जी, काम नहीं कर रहे। हाँ, रियलिटी ये है, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि पिछले 6 माह में अलहमरा में जो अलहमरा ओन इवेंट्स हैं, जी, कि वो मैंने नहीं करने, वो अलहमरा ने करने, बिल्कुल 60 इवेंट्स हैं। अच्छा, 200 से ज्यादा प्राइवेट इवेंट्स हैं। वहाँ ये काम चल रहा है। अब चेयरमैन का काम है पॉलिसी मैटर्स, चेयरमैन का काम है बोर्ड के साथ राब्ते में रहना, बोर्ड को इंगेज करना, और बोर्ड के मसाइल मैंने आपको बताया। वो एक डिवाइड बोर्ड है, पिछला बोर्ड दिया गया, उसका मुझे चेयरमैन बना दिया गया, और पिछले चेयरमैन को उसमें बोर्ड मेंबर बना दिया गया। तो ये तो एक मसलन फर्ज करें, एक चीफ मिनिस्टर आए, हाँ, और पिछला चीफ मिनिस्टर जो है वो भी उसी के ऑफिस में बिठा दिया जाए, और अंडर भी हो, ठीक है, वो तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो वो चैलेंज आएंगे। तो ये एक ऐसा वहाँ पर इस तरह के कोई हल अभी तक मिला सर? मैं कोशिश करता रहता हूँ जी, मैं उनसे भी राब्ता करता रहता हूँ, और क्योंकि लॉबिंग है, चैलेंज आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ एक मुस्बत सोच के साथ, कि उनको भी मैं कन्विंस करूँ कि देखिए काम करते हैं मिलकर। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप कहें तो मैं जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन जो मेरी रिस्पेक्ट और ग्रेस है वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा हक बनता है कि जो मेरा टाइम है, जो मैं अच्छा कर सकूँ मैं ज़रूर करूँ। लेकिन अलहमदुलिल्लाह जो मोहब्बतें मिली वो भी बड़ी हैं। अब एक गार्ड देके मुस्कुराता है, एक पीएन माली, मैंने वहाँ जाके मुनीर भाई कल्चर नया दिया। मैं कहता हूँ कि स्वीपर ने भी झाड़ू पकड़ा, छोड़े हाथ में लाए चेयरमैन से। क्या बात है। तो मैंने अलाउ किया उनको कि आए मेरे साथ मीटिंग करें, चाय पिए, मेरे दरवाजे खुले। मैं जब बैठता हूँ तो मेरे तक आते हुए किसी स्वीपर पीएन गार्ड्स को कोई तंगी नहीं होती। इस पे बड़ी बात करते हैं, मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी इस पे देखी। आप कहते हैं जी गली के गार्ड को भी मिलो, ऑफिस बॉय को भी मिलो, सबको मोहब्बतें बांटो, सब बांटो। सर ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी इस चीज़ को तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, चले कहीं ना कहीं थोड़ा दिल बढ़ा के बंदा आगे ये ले भी लेता है स्टेप आगे, फिर ये नीचे का जो तबका है ये आपके साथ जल नहीं होता उस तरह से। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। मेरा ये अभी तक का जिंदगी का तजुर्बा है। जो बंदा अंदर से खोखला होता है ना, उसको डर लगता है छोटे बंदे को मिलते हुए। छोटा तो कोई बंदा नहीं होता, मतलब को मिलते हुए, बनाए हुए दुनियावी तौर पे को मिलते हुए। क्योंकि होता क्या, जब आप मिलते हैं आप एक्सपोज हो जाते हैं। हाँ, आपको इज्जत देनी पड़ती है ना। बिल्कुल। कईयों के पास होती नहीं है, कुछ देने के लिए होता ही नहीं है। तो जब पल्ले कुछ नहीं है, तो जब वो मिलेंगे हम्बल होके, तो क्या होगा, वो जो बदबू है वो सामने वाले को आ जाएगी। जो शख्सियत की बदबू है, जो आत्मों की बदबू है, जो सोच की बदबू है। जब आप अंदर से साफ हैं तो फिर आप हाथ मिलाते, गले लगाते हुए किसी को भाई कहते, किसी के कंधे पे हाथ रखते, बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो इससे तो पूरा मुआशरा हमारा बदबूदार हुआ पड़ा है सर। सर बड़ा चैलेंज है इस वक्त, बहुत चैलेंज है। और ये ट्रेंड्स चलाने की जरूरत है, ये अच्छी मिसालों को भी कोट करने की जरूरत है। ये बातें भी मैं अपने मुंह से इसलिए बता देता हूँ कि शायद को फॉलो कर ले, हम्बल होके फॉलो कर ले और करके देखे। मेरा ईमान है कि टीम बनते देर नहीं लगती। बिल्कुल। 100 में से एक बंदा मुश्किल होता है, इसके बावजूद भी वो चैलेंज रहता है, लेकिन 99 में तब्दीली आ जाती है। सही। अच्छा, दूसरा सर इस पे मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपका क्या टेक है इस पे। ओवरऑल अगर हम देखें इस वक्त, जिस डिपार्टमेंट को देख लें, जिस आप शहर में चले जाएं, जिस स्कूल कॉलेज में चले जाएं, ओवरऑल हमें हर तरफ एक नफ्सा नफसी का आलम नज़र आ रहा है। कोई रिसेशन का रोना रो रहा है, कोई अपने अखराजात का रोना रो रहा है। कम रिसोर्सेज के अंदर लोग खुश होना नहीं सीख रहे। जब से आज से हम अगर कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, लोगों के पास बड़ी महदूद सी जो है ना वसाइल होते थे, लेकिन खुशहाली थी शहरों में भी, गांव देहातों में भी। आज ना हमें शहरों में सर खुशहाली नज़र आ रही है, ना हमें गांव में नज़र आती। आज भी गांव का एक्सपेंस शहर की निस्बत बहुत कम है, लेकिन उन लोगों में भी वही खुशी भी चली गई और वही रेस आ गई जी, मैं भी टूटी लेनी है, मैं भी ओडी लेनी है। तो इसका क्या बुनियादी वजह लगती है आपको? क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हुआ या हमारे अपने ही अमाल की वजह से ये सब कुछ हुआ? ये है कि इस सोसाइटी में कल पे यकीन खत्म हो गया। जिस भी सोसाइटी में कल पे यकीन नहीं होता, मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं मिल रही होती, वहाँ फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। बिल्कुल सही। यानी कल एक ऐसी चीज़ है, अगर रब ने आज तक पाला, मैं कहता हूँ, तो कल भी पालेगा। बेशक वो आज तक राज़िक है, कल भी राज़िक है। अभी तक आसानियाँ मिलती रही हैं, कल भी आसानियाँ मिलेंगी। तो जिस सोसाइटी में इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ जाती है, वो सोसाइटी करप्ट हो जाती है। बिल्कुल सही। मैं अक्सर कहता हूँ, जिस तरह माँ बाप के झगड़े से बच्चे खराब होते हैं, इसी तरह बड़ों की लड़ाई है, सोसाइटी में लीडर्स की लड़ाई है, स्टेट के अंदर जो लड़ाई होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जमातें, जमातों की आपस की लड़ाई है, बड़ों की हाथियों की लड़ाई है, उसका नतीजा क्या होता है? 22 करोड़ खराब हो गए, ये बिगड़ गए। और इनका बिगाड़ ये पैदा हुआ, नफसा नफसी आ गई, हर कोई अपने लिए जी रहा। बिल्कुल, दूसरे के तो कुछ सोचता ही नहीं है। शाह साहब, मैं चाहता तो यूँ कि इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन आपकी मसरूफियत है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम रखते हैं पार्ट 1। पार्ट 2 आपके साथ इंशाल्लाह जो है कुछ दिन में दोबारा मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं जिसमें मोटिवेशन पे डेफिनेटली मैं बात करूँगा, आपकी बुक्स पे बात करूँगा, और आपकी जो
तालीम की खिदमात है, उस पर भी कुछ सवाल रहते हैं। पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम उसको जो कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। ये पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। और मैं चाहता तो शाह साहब से क्रिटिकल क्वेश्चन कर सकता था, इसको कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट बना सकता था, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। चंद व्यूज़ ज़रूर मिलते, लेकिन ये जो एक खूबसूरत मैसेज पास ऑन हुआ है जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त ज़रूरत है, मैं समझता हूँ ये उन व्यूज़ से बहुत बड़ा है। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।